मैं कुमकुम जैन आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 बच्चों क्लास 11 का। हमने अभी तक द्रव्य का द्वैत व्यवहार करवा दिया, आपको हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आप बिल्कुल अनजान हैं, ढंग से समझिएगा क्या टॉपिक है। ये मॉडल जो है बच्चों अपना, ये इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित करता है। इट मीन्स एक तरह की बात ये हो गई कि ये बताएगा हमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरंग के रूप में होता है। अब तक हमने इलेक्ट्रॉन को किस रूप में पढ़ा था? कण के रूप में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कण के रूप में होता है। आपने देखा भी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपने देखा हुआ है ये कि अपन जो अब तक पढ़ते आए यही पढ़ाता है कि नाभिक के चारों ओर बाहर जो होता है ये चक्कर लगाता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंग के रूप में हम कैसे पढ़ें बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब तक मैंने आपको ये भी बताया था कि द्रव्य दो प्रकार के व्यवहार दर्शाता है, एक कण और दूसरा तरंग। एक दूसरी चीज़ बच्चों, मैं आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने से पहले एक दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन को छोड़िए, आपने कभी रस्सी जो होती है, रस्सी आप सभी जानते हैं, रस्सी को आपने जोर से हिलाते देखा है। जैसे रस्सी कूदते थे बचपन में, तो आपने देखा होगा कि रस्सी के चारों तरफ भी वेव्स बन जाती है, तरंग बन जाती है। या आपने कभी बॉल को तेजी से फेंका है तो हम देखते हैं कि उसके साथ भी कुछ ना कुछ तरंग जरूर बनती है। कहने का अर्थ होता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके साथ उसका तरंग गुण भी होता है। अगर आपको अब विश्वास नहीं हुआ हो तो आप जोर से किसी भी चीज़ को, रस्सी आपके पास है, रस्सी को आप जिगजैग मोशन में टेढ़ा मेढ़ा उसको गति करा के देखेगा, आपको रस्सी में तरंग जैसी चीज़ें दिखाई देंगी कि आसपास उनके वाइब्रेशंस जैसे होता है। तो हर पदार्थ के साथ एक तरंग रूप संबद्ध होता है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन, अब तक आपने परमाणुओं कैसे पढ़ा है, ये अपने पास नाभिक, ये चारों तरफ कक्षा होती है और यहाँ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कण के रूप में मानते हैं। अब तक हमने यही पढ़ा है कि ये छोटा सा बिंदु जो है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन और ये इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब तक यही पढ़ा है। लेकिन अब हमारे पास जो श्रोडिंगर का सिद्धांत है वो क्या कहता है, देखिए बच्चों, यहाँ दो चित्र आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इसमें देखिएगा बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके ऊपर मैंने पिंक कलर का टिक किया है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ब्लू कलर की शेडो, ये देखिए ये ब्लू कलर की शेडो आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल बच्चों, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है कि ब्लू कलर जो है वो सेंटर में तो कैसा है, गहरा है यहाँ पे, और बाद में इसके बाद ये एरिया लगभग यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद का ये जो एरिया बीच वाला जो दिखाई दे रहा है ये है इसकी कक्षक। तो यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है बच्चों आपको अब तक, जिस एरिया में ब्लू कलर ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है उसी को हमने क्या मान लिया, कक्षा मान लिया। क्या मान लिया? कक्षा मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों प्रकार की प्रकृति दिखाता है, तरंग भी और कण भी। और इलेक्ट्रॉन का जहाँ तरंग घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वही मान लिया जाता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दूसरे चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखा हुआ है 1s। मैं जहाँ तक आशा करती हूँ, मैंने आपसे इससे पहले कुछ वीडियोस बनाई थी इलेक्ट्रॉन कक्षक में कैसे भरें, वहाँ मैंने आपको 1s 2s 3s इसकी अवधारणा समझा दी थी कि SPDF क्या होता है, समझाई थी मैंने। आपको याद होगा कि K कोश के अंदर S कक्षक होती है, L कोश में S और P होती हैं, वही यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए यहाँ से बच्चों, ये येलो कलर का दिखाया गया है, इसका मतलब बहुत सारे डॉट डॉट दिखाए गए। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये देखिए बीचों बीच येलो दिखाया गया है, ये वाला भाग, उसके बाद वाइट पार्टीशन है, फिर उसके बाद ग्रीन वाला भाग है, और फिर उसके बाद येलो वाला भाग है। इसका मतलब इस येलो वाले भाग को, सबसे बाहर वाले भाग को देखिएगा, यहाँ पर इसकी डार्कनेस ज़्यादा है, और इसके बाहर ये वाली जगह पर डार्कनेस क्या है बच्चों, कम है।
यही तो हो रहा है, डार्कनेस कम है यहाँ पे। तो जहाँ पर इसमें ज़्यादा गहरा है, ये ऑरेंज कलर, ये येलो कलर जहाँ ज़्यादा गहरा है उसी को एक कक्षक मान लिया जाता है। जहाँ पर ब्लू कलर गहरा है इसको दूसरा कक्षक मान लिया गया, और इसके अंदर जहाँ पीला रंग गहरा है इसको आपने तीसरा कक्षक मान लिया। अर्थात इसमें 1, ये 2 और इसमें 3, अर्थात 1s, फिर अपने पास 2s और फिर इसको 3s मान लिया गया। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पर भी 1 और ये 2, इसके बीच में एक वाइट गोला और है। देखिए इसके अंदर एक वाइट गोला और है, वो वाइट गोला, ये देखिए ये वाइट गोला और है। ये वाइट क्या है बच्चों? ये वाइट वो जगह है जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। देखिए ये वाली जगह खाली है कि नहीं है, इसके अंदर ये जगह खाली है। ऐसे ही इसके अंदर ये वाइट वाली जगह, ये वाइट वाली जगह जो है ये खाली है। इस खाली जगह में बच्चों कुछ नहीं होता, इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल शून्य होती है। आप समझ में आया? वास्तव में जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि ये एक कक्षक, ये 2 कक्षक और ये 3 कक्षक, इसका मतलब ये एक शार्प कक्षक नहीं होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरंग के रूप में, ये देखो ये येलो वाला बता रही हूँ बच्चों, ये येलो वाला है ना, यहाँ पर ये वाला जो होता है भाग इस तरह से बिखरा हुआ होता है। या फिर आप पहले नंबर का चित्र ऐसे मान लेते हैं, ये पहले नंबर का चित्र और दूसरे नंबर का चित्र। पहले नंबर के चित्र में आप देख रहे हो वही चीज़, ये येलो कलर जो ये जो नीलक रंग है जो अपने पास, इसकी घनत्व जहाँ पर है इसी को एक कक्षा मान लिया। आप खुद भी देख लो, देखो हमने साफ कर दिया बिल्कुल एरिया, जहाँ इसका ज़्यादा था वहाँ उसको एक कक्षक मान लिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसको और शार्प दिखाना चाहूँ बच्चों, ये देखिए अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ तो इस तरह से फैली हुई रहती है, इस तरह से फैली हुई रहती है ना, इस तरह से रहती है, ठीक। और जो इसके अंदर वाइट पार्टीशन है, इसका मतलब ये हो गया, देखो ये यहाँ से ज़्यादा फैल रहा है, इसको यहाँ से एक कक्षक मान लिया, एक कक्षक मान लिया। अर्थात जहाँ घनत्व ज़्यादा है उसी को कक्षा मान लिया गया है बच्चों। अब आपको बात समझ में आ गई कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन तरंग रूप में रहता है, जहाँ तरंग का घनत्व, जहाँ पर तरंग का घनत्व ज़्यादा होता है वहीं पर उसको क्या मान लेते हैं बच्चों? उसकी एक कक्षा मान लेते हैं। इस तरह से एक कक्षा मान लिया जाता है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी, बहुत देर से मैं चीज समझाने की प्रयास कर रही हूँ आपसे कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल वास्तव में इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार से इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन का तरंग कहाँ पर सर्वाधिक है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की तरंग ज़्यादा होती है वहीं इलेक्ट्रॉन का कक्षक मान लिया जाता है। दूसरी चीज़ बच्चों, ये वाला जो हमने मानी है, ये वाली जो कक्षा हमने मानी है, यहाँ पर हम आपको बता दें एक चीज़, ये कक्षा जो आपने मानी है इसका घनत्व तीनों जगह होता है, अर्थात x, y, z। ये क्या है? x, y, z जो है निर्देशांक है जो एक ग्राफ के होते हैं, अर्थात x अक्ष पर, अर्थात y अक्ष पर, अर्थात z अक्ष पर। तीनों में से कोई सी मान सकते हो, इसको एक को x मान लिया, एक को y और एक को z। जरूरी नहीं है बच्चों आप इसको ऐसे ही माने, क्योंकि हमारे दिमाग में फीडिंग हो रखी है कि ये वाला तो y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है और ये z अक्ष होता है। बच्चों कोई सा ही मान सकते हो x, y, z, ठीक है। और ये क्योंकि गोलाकार है इसीलिए पूरा की पूरा क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है, तो तरंग कहाँ पर होती है? पूरे ही क्षेत्र को कवर करती है, अर्थात x अक्ष पे भी होती है, y अक्ष पे भी होती है और z अक्ष पर भी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम अपने आते हैं वास्तविक टॉपिक पर बच्चों। यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ से देखिए बच्चों, इन सब के बारे में बताया किसने? इन सब के बारे में बताया था श्रोडिंगर ने। किसने बताया था बच्चों? श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और एक तरंग समीकरण दी थी। अब ये तरंग समीकरण देखिए, अब इसको ढंग से समझिएगा, समीकरण बहुत टफ सी नजर आ रही है पर एक बार देखिए। एक्स स्क्वायर, सबसे नीचे वाली चीज देखिए, डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर। जो डी यहाँ पर बताता है बच्चों, ये यहाँ पर अवकलन शब्द को बताता है। ठीक, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ लिया हो मैडम का तो वहाँ अवकलन शब्द के बारे में सीख गए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, हम आपको इस समीकरण को फिर भी बहुत सरल करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या लिखी हुई है? 3 चीजें, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है? अभी अभी मैंने बताया जो अपने ग्राफ के 3 अक्ष होते हैं ना, ये तीनों निर्देशांक हैं। ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों अपने पास क्या है? निर्देशांक है। एक्स, वाई, जेड क्या है? निर्देशांक, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात वो तरंग कहाँ पाई जा रही है, उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। ठीक,
दूसरी चीज, इसके अंदर एक त्रिशूल जैसा बना हुआ है, ये चिन्ह, ये वाला है ना, इसको हम कहते हैं शाई। क्या कहते हैं? शाई। ये होता है बच्चों तरंग फलन। क्या होता है? तरंग फलन। तरंग फलन वास्तव में ये जो तरंग हम बात करते हैं, ये तरंग का आयाम ही होता है, लेकिन ये तीनों दिशाओं में होता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। दूसरी बात, ये द्रव्य तरंग होती है, अर्थात किसी पदार्थ की तरंग होती है। अभी और बात करेंगे शाई के बारे में। दूसरी चीज, यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है, एस जैसा, जो घुंडी मार के बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बच्चों डेल। क्या है ये? इसको बोलते हैं डेल। तो इस समीकरण को पढ़ेंगे क्या? डेल स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। आगे है 8 से कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 एम का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ से ये है हमारा द्रव्यमान। ठीक। ई का मतलब है ऊर्जा, मतलब एनर्जी। और जो वी लिखा हुआ है बच्चों, ये वी वेग नहीं है, यहाँ पर ये वी जो है वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। और ये एच लिखा हुआ है, एच तो हमारा डी ब्रॉगली सिद्धांत में भी आया था, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। तो एच है यहाँ से बच्चों प्लांक स्थिरांक। ठीक है, सारी चीजें हमने लिख दी है। और क्या बचता है? शाई बराबर 0। तो शाई हमने बता दिया तरंग फलन होता है। और हम क्लियर करते हैं शाई को। देखते हैं बच्चों, यहां से शाई तरंग फलन को दर्शाता है। और हम क्या लिख सकते हैं? अगर शाई का स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? स्क्वायर। तो शाई स्क्वायर का मान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की का मान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, देखिए बच्चों हमने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है। और शाई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ से बच्चों हम आपके लिए एक परमाणु बना रहे हैं। और अब आप मुझे बताइए, ये क्या है? नाभिक। क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो नाभिक के लिए शाई स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों? नाभिक के लिए शाई स्क्वायर का मान होता है 0, क्योंकि नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। नाभिक के लिए शाई स्क्वायर का मान 0 होता है। ये तो समझ आ गया होगा कि नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो जहां पर शाई स्क्वायर का मान पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी, वहां जहां पे शाई स्क्वायर का मान सबसे ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों आगे हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से बहुत ही अच्छी चीज हम लिखने वाले हैं, उसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। वह क्षेत्र जहां, साथ साथ चाहे तो लिख सकते हैं, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है, कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वो कक्षक। दो चीज यहां पर बच्चों क्लियर करेंगे आप। एक वर्ड होता है बच्चों कक्षा और एक होता है कक्षक। ठीक है। कक्षक होती है बेटा पर्टिकुलर सीट, ये पर्टिकुलर सीट है। कक्षा होती है बच्चों एक बड़ा कमरा, जैसे आपकी कमरे में बात की मान लें। ठीक है। ये आपका क्लासरूम है, ये क्या है? आपका क्लासरूम, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। आपसे पूछा जाए कि क्लासरूम में सबसे ज्यादा बच्चे के पाए जाने की संभावना कहाँ होगी, आप कहेंगे कि क्लासरूम में यहाँ पर 3 टेबल है या 4 अपने पास, इस तरह से हमने टेबल बना दी, 1 2 3 4 5 और ये 6। आप कहेंगे कि स्टूडेंट है हमारे पास A B C D E F, बताएं ए स्टूडेंट के पाए जाने की सर्वाधिक जो पॉसिबिलिटी होगी वो कहाँ होगी? आप इन 6 की 6 टेबल में से एक बता देंगे कि कोई एक टेबल ए के लिए है, कोई एक टेबल बी के लिए है, कोई एक टेबल सी के लिए है। अर्थात
क्लासरूम में स्टूडेंट जहाँ बैठा है वहाँ जहाँ उसकी सीट है, या हम कह दूँ जहाँ उसका बैग रखा हुआ है वहाँ उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और तो कुछ नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरी कक्षा में थोड़ी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाया जाता है बेटा? वो अपनी कक्षक में पाया जाता है। ध्यान हो तो हमने आपको पढ़ाए थे के कोश एल एम एन, ये तो क्या थी बेटा? कक्षा थी। लेकिन कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था इसके अंदर एस, इसके अंदर एस पी, इसके अंदर एस पी डी और इसके अंदर एस पी डी एफ, ये चीज पढ़ाई थी हमने। तो एल कक्षा जो है उसके अंदर दो कक्षक है एस और ये पी, या मैं कह दूं इसके अंदर भी पी के अंदर भी तीन होती थी, 1 2 3, तो इसके अंदर पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। या हम ऐसे बता दें ये परमाणु है, ये इसकी गोलाकार पूरी क्या है? कक्षा है, और यहाँ इसके अंदर इसकी क्या बनी हुई है? कक्षक बनी हुई है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। क्लासरूम वाला एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखिएगा। आप क्लास में हैं, क्लास में आप कहाँ पाए जाओगे सबसे ज्यादा? जहां पर आपका बैग रखा हुआ है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है उस जगह क्या नाम देते हैं? कक्षक नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए। आगे देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा व कोणीय संवेग, ऊर्जा व कोणीय संवेग का मान निश्चित होता है। अभी मतलब बताऊंगी कोणीय संवेग का भी, का मान निश्चित होता है। पहले लिख दें, एक कक्षक से दूसरे कक्षक की ओर जाने में, एक कक्षक से दूसरे कक्षक की ओर जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व कोणीय संवेग के मान में कोणीय संवेग के मान में लगातार परिवर्तन नहीं होता। अभी समझते हैं इसको क्या कह रहा है ये यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे कि ये कक्षक तो बता ही दी। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा और कोणीय संवेग जो होता है वो निश्चित नहीं होता। संवेग का मतलब तो पता है हमें बच्चों, संवेग तो होता है P बराबर m गुणा v। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग। यहाँ पर v का मतलब वेग है, ठीक है, अर्थात ये कहलाता है संवेग। लेकिन यह संवेग जो होता है वो सीधी रेखा में होता है। तो संवेग और कोणीय संवेग में क्या अंतर है बच्चों? यहाँ से कोणीय संवेग में बच्चों यहाँ से कोण और बनेगा, अर्थात यहाँ से m इंटू वी इंटू आर, अर्थात कोणीय संवेग एक वृत्ताकार पथ में होता है। किस में होता है? वृत्ताकार पथ में। जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ मान लिया, यहाँ पे कोई कण है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। ये कितने वेग से गति कर रहा है? ये v वेग से गति कर रहा है, और यहाँ से इसकी त्रिज्या है ये r, ठीक, और यहाँ से इसके बीच का जो कोण बनेगा, तो बच्चों ये क्या हो गया? यहाँ से r दूरी हो गई। तो इस तरह से कोणीय संवेग किसमें निकलता है? वृत्ताकार पथ में, जबकि संवेग जो होता है वो रेखीय पथ में निकलता है। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या शब्द यूज आएगा? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग में क्या आ जाता है? r का गुणा और हो जाता है। तो ये बता दिया हमने। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कोणीय संवेग अलग अलग होता, कोणीय संवेग का मान क्या होता है? निश्चित होता है। और निश्चित होता है अर्थात अलग अलग भी होता है। ऐसा नहीं है हर इलेक्ट्रॉन के लिए वह कोणीय संवेग निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में गति करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, तो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 दोनों के लिए कोणीय संवेग क्या होगा? अलग अलग होगा।
दूसरी बात, निश्चित क्यों का होता है? क्योंकि यहाँ पर ये एक निश्चित कक्षा में, निश्चित ऊर्जा की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऐसा बोर ने कहा था और आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, अब एक कक्षक से दूसरी कक्षक में और जाने में, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरी कक्षक में जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कोणीय संवेग में लगातार परिवर्तन नहीं होता। इस चीज को हमें समझना होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरी कक्षक में जंप करता है तब वहां उसके कोणीय संवेग में लगातार परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर लगातार परिवर्तन तब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी फ्लोर पर चढ़ रहे हैं और बीच में क्या है? सीढ़ियां हैं। तो आपको एक सीढ़ी को दूसरी, एक सीढ़ी एक, दो और ये 3, जब आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप लगातार नहीं चढ़ पाएंगे। एक सीढ़ी पे यहाँ कदम रखा तब आपको दूसरा सीढ़ी का कदम यहाँ रखना होगा, अर्थात बीच में क्या आ गई? गैप आ गया है ना बच्चों, गैप। लेकिन मान लीजिए वहीं आपको उसी फ्लोर से यहाँ जाने के लिए, मतलब इस स्टेप से इस स्टेप पर जाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर रैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप चढ़ाई करके इस तरह से चल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या चीज़ थी बच्चों? सतत था, कोई खाली जगह नहीं थी। लेकिन यही चीज़ चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा? सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी। तो बीच में क्या आने लगा बच्चों? गैप आने लग गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपने पास तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोसंवेग परिवर्तन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ अंतर होता है। तो हमने कह दिया लगातार परिवर्तन नहीं होता। आगे लिखेंगे बल्कि इसमें कुछ अंतर होता है। तो आपको समझ में आया बच्चों? आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, ये तो अपने एक कक्षक और ये दूसरा अपने पास, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर अपने पास इससे इसमें जाएंगे तो यहाँ पर परिवर्तन जो होता है वो लगातार नहीं होता, इनके मान में कुछ अंतर होता है, इसमें कुछ अंतर होता है। ठीक है, अर्थात जब कुछ अंतर होता है तो हम कह सकते हैं कि कक्षा कैसे होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब होता है जिसको यहाँ पर अलग अलग किया जा सके, गिना जा सके, काउंट किया जा सके। और आगे हम यही नाम लिखने वाले हैं कि ऊर्जा के इन्हीं मानों को, बेटा ये मान किसके होंगे? ऊर्जा के होंगे, क्योंकि ऊपर बता दिया ना ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए हम कहेंगे ऊर्जा के इन क्वांटीकृत मानों को, लिख लीजिए साथ साथ, ऊर्जा के इन क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्या कहा जाता है। और ये बच्चों आपके सिलेबस में भी है, चाहे उसमें मेंशन हो चाहे नहीं हो आपके सिलेबस में। ठीक है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये आपके सिलेबस में है। इन क्वांटीकृत मानों क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। बच्चों नोट डाल के एक लाइन आप यहाँ से लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लिखिए फटाफट यहाँ से। ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ऊर्जा कैसी होती है? क्वांटीकृत होती है। ठीक है, क्वांटीकृत का मतलब हो गया जिसको गिना जा सके, काउंटेबल। कैसे होती है चलो हम बताते हैं। मान लीजिए एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, ये चौथा कण है। इसकी ऊर्जा E1 है, इसकी ऊर्जा E2 है, इसकी ऊर्जा E3 है, इसकी ऊर्जा E4 है। ठीक, अब हम आपको बता दें कि प्रकाश का जो कण होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू, और न्यू क्या होती है बच्चों? आवृत्ति होती है। अर्थात प्रत्येक कण की जो आवृत्ति होगी वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर किसी की आवृत्ति ज़्यादा है तो उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, अर्थात आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। तो h तो हो गया स्थिरांक, तो इसकी ऊर्जा h न्यू 1, इसकी ऊर्जा h न्यू 2, इसकी ऊर्जा h न्यू 3 और इसकी ऊर्जा h न्यू 4। और दूसरी हम बता दें, मान लीजिए कोई कण है जिनकी ऊर्जा समान है। ये कोई कण है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 3-4 कण ले लिखे हैं। ये पहला कण है अपने पास, ठीक है। इसी तरह के हमने 2 कण ले लिए, इसी तरह के हमने 3 कण ले लिए और इसी तरह के हमने कितने ले लिए? 4 कण ले लिए। अगर इसकी ऊर्जा 1 h न्यू है तो इसकी ऊर्जा कितनी हुई? 2 h न्यू। इसकी ऊर्जा कितनी हुई?
3 एच न्यू और इसकी ऊर्जा कितनी हुई 4 एच न्यू, क्योंकि एक की एच न्यू तो दूसरे की भी कितनी एच न्यू, तो 2 एच न्यू। एक की एच न्यू दूसरे की एच न्यू और तीसरे की भी कितनी एच न्यू, 3 एच न्यू। इसी तरह से एच न्यू प्लस एच न्यू प्लस एच न्यू, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ बच्चों, न्यू, और इसी को हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं, मतलब वी होता है ना अपना ऐसा वी, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, ठीक। तो ये हमने आपको बता दी कि ऊर्जा कैसी होती है, क्वांटीकृत होती है, और एक क्वांटा का जो मान होता है ऊर्जा का वो कितना होता है बेटा, एच न्यू होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, ऊर्जा क्वांटीकृत होती है बच्चों। तो और अब अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, क्वांटम संख्या। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए यहाँ से विदा लेते हैं, धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। दूसरी बात, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं अभी रेगुलर पढ़ने नहीं लगे हैं, तो फटाफट से वीडियोस आपके पास ग्रुप में शेयर की जा रही है, आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये सारा काम आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।